हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन देख लीजिए। फाइंड आउट एरर इफ एनी। दिए गए सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ मैन वाज स्लीपिंग एट नाइट इन हिज केबिन दैट सडनली हिज रूम फिल्ड विथ लाइट, नो एरर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस पार्ट में एरर है, रिस्पॉन्स करिए। अ मैन वाज स्लीपिंग एट नाइट इन हिज केबिन दैट सडनली हिज रूम फिल्ड विथ लाइट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। ओके, पार्ट बी में एरर है। क्या एरर है? ये जो कंजक्शन दैट आया है, दैट नहीं आएगा, दैट के स्थान पर व्हेन आएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सिंपल टेंस में टाइम को बताने के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है। ओके, यदि सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस में टाइम को बताने के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है, ना कि दैट का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है व्हेन अ मैन वाज स्लीपिंग एट नाइट इन हिज केबिन व्हेन सडनली हिज रूम फिल्ड विथ लाइट। ओके, तो दैट के स्थान पर व्हेन का प्रयोग होगा, ना कि दैट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? फॉर आवर्स द सेक्रेटरी इग्नोरिंग देम होपिंग दैट द कपल वुड फाइनली बी डिस्करेज्ड एंड दे वुड गो अवे, नो एरर। क्वेश्चन नंबर टू को रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, पार्ट ए में एरर है, ए इज द राइट आंसर। ओके, क्या एरर है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर फॉर आप सभी लोग जानते हैं सिंस हो गया या फार हो गया। सिंस फार का जो यूज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर आवर्स लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पार्ट ए में एरर है। क्या एरर है? इग्नोरिंग के पहले हैज बीन का यूज होगा, हैज बीन। फॉर आवर्स द सेक्रेटरी हैज बीन इग्नोरिंग देम होपिंग दैट द कपल वुड फाइनली बी डिस्करेज्ड एंड दे वुड गो अवे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि सेंटेंस जो है, क्वेश्चन नंबर थ्री, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर क्या होगा? वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम द फादर एंड सन डेवलप्ड कॉन्सेप्ट्स of how they could accomplish the task and how the obstacles could be overcome, no error।
रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर पार्ट ए में एरर है, ए इज द राइट आंसर। ओके, क्या एरर है? ध्यान दीजिए, शन के पहले आर्टिकल द यूज किया जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए। यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल यूज हुआ हो तो हमेशा सिंगल पर्सन काउंट किया जाएगा या फिर सिंगल वस्तु काउंट की जाएगी। यदि दोनों नाउन के पहले आर्टिकल यूज हुआ है तो वहाँ पर बात दो पर्सन की होगी या फिर दो वस्तु की होगी। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए में एरर है, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर बात द फादर और सन की हो रही है। ओके, यदि यहाँ सन के पहले आर्टिकल द यूज नहीं होता है तो यहाँ पर बात एक ही पर्सन की होगी, यानी द फादर जो कि एक पिता है और एक बेटा है। ओके, यदि यहाँ सन के पहले आर्टिकल द यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा द फादर एंड द सन, पिता और पुत्र। ओके, जैसे कि देख लीजिए, यह सेंटेंस आ जाए, अ सिंगर, अ सिंगर एंड टीचर। ओके, सिंगर के पहले आर्टिकल, एक मिनट, अ सिंगर एंड टीचर। ओके, सिंगर के पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंगर टीचर एक ही पर्सन है। ओके, यदि यही सेंटेंस हो जाए, अ सिंगर एंड अ टीचर। ओके, सिंगर के पहले भी आर्टिकल आ जाए, टीचर के पहले भी आर्टिकल आ जाए तो यहाँ पर दो पर्सन की बात होगी। ओके, तो जैसा कि सेंटेंस 3 में पार्ट ए में एरर है, ए इज द राइट आंसर। ओके, सन के पहले आर्टिकल द यूज होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट सी में एरर है। टुडे मॉर्निंग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दिस मॉर्निंग। क्या होगा? दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग मीन्स होता है आज सुबह। ओके, टुडे मॉर्निंग नहीं होगा, टुडे मॉर्निंग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दिस मॉर्निंग। पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट में एरर है? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, नो एरर। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट में एरर है? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर द मेजर कॉज। फ्रेंड्स यहाँ पर जो वर्ब आएगी कॉज के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पर पार्ट बी में एरर है, आर के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज। बी इज द राइट आंसर। ओके, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करिए। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अनलेस यू वर्क हार्ड को इम्प्रूवमेंट करना है। अनलेस यू वर्क हार्ड के स्थान पर क्या होगा? एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, टिल यू वर्क हार्ड, अनटिल यू वर्क हार्ड, या फिर ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करें, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। सेंटेंस ओके है, सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मिनिस्टर वाज रिमूव्ड फ्रॉम अ की पोस्ट। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? रिमूव्ड के स्थान पर क्या आएगा? थ्राउन आउट आएगा, रस्टिकेटेड आएगा, या फिर ऑस्टेड आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द मिनिस्टर वाज रिमूव्ड फ्रॉम ए की पोस्ट। यहाँ पर रिमूव्ड बिल्कुल ओके है, किसी प्रकार की कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ऑडासिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यहाँ पर ऑडासिटी को इम्प्रूवमेंट करना है। टेनेसिटी आएगा, नेसेसरी आएगा, पॉसिटी आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंड्स रिस्पॉन्स इमीडिएटली, ऑडासिटी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ऑडासिटी के स्थान पर क्या हो जाएगा? पॉसिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पॉसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नरेशन, नरेशन से क्वेश्चन है, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि नरेशन का रूल होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी हैबिचुअल फैक्ट को दर्शाती है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाती है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट को दर्शाती है, तो उसमें कोई चेंजेज नहीं किए जाते हैं। अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ओके है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, द टीचर सेड, कंजक्शन दैट लग गया, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल से याद रखना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड स्टेटमेंट किसी ऐसे फैक्ट को दर्शाता है जो हैबिचुअल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ पर बेस्ड है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेज नहीं किए जाएंगे।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर होमवर्क वेल। इनडायरेक्ट में इसको चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द टीचर सेड टू मी तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी। द टीचर टोल्ड मी दैट। यू सेकेंड पर्सन इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग मी के अनुसार तो प्रोनाउन हो जाएगा आई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हैव का हो जाएगा हैड। हैव चेंज हो जाएगा हैड में। नॉट डन योर चेंज हो जाएगा माई में। ओके, यहां पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डन माई होमवर्क वेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चेंज वॉइस। वॉइस चेंज करिए सेंटेंस की। समवन में स्टील द साइकिल। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। समवन में स्टील द साइकिल। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो मे है मॉडल वर्ब, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगी? मे बी। ओके, मे बी। द साइकिल मे बी स्टोलन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द साइकिल मे बी स्टोलन बाय समवन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। आई एम प्लेइंग टेनिस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करिए। आई एम प्लेइंग टेनिस क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स करिए। आई एम प्लेइंग टेनिस। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो आई एम प्लेइंग टेनिस पैसिव वॉइस में आप लोगों को ध्यान रखना है टेनिस। ओके, टेनिस हो जाएगा। फिर उसके बाद इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब रहेगी इज। फ्रेंड्स ध्यान रखना है जब भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखने के पहले बीइंग यूज करना पड़ेगा। ओके, टेनिस इज बीइंग प्लेड। फिर क्या हो जाएगा? प्लेड। ओके, बाय मी। प्लेड बाय मी। मैच कर लीजिए। टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय मी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखना है जब भी सेंटेंस की वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखने के पहले आप लोगों को बीइंग यूज करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ही सेड सुरेश स्लेप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर
ऑप्शन डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 13, ही सेड सुरेश स्लेप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ही सेड दैट सुरेश हैड स्लिप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू अ बोर्ड बस। ऑप्शन बी देख लीजिए, ही सेड दैट सुरेश हैड स्लेप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ओके, ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हेमरेज की राइट स्पेलिंग क्या होगी? हेमरेज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो हेमरेज, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है HAEMORRREGE हेमरेज। ध्यान रखिएगा HAEMORRREGE मैच कर लीजिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एजिंग की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? एजिंग। AGE एज, एज में कर देना है ING, एजिंग हो जाएगा। ओके, यहाँ ई हटेगा नहीं, ध्यान रखना है AGEING एजिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लिएशन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? लिएशन मीन्स होता है एक वर्ड का दूसरे वर्ड से संबंध, कनेक्शन। ओके, ध्यान रखना है LIAISON, LIAISON लिएशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राम रेयरली गोज टू सिनेमा, रेयरली इज। राम रेयरली गोज टू सिनेमा, तो फ्रेंड्स यहां पर रेयरली क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्वेश्चन नंबर 17 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? राम रेयरली गोज टू सिनेमा। प्रायः।
फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जब भी रेयरली आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। यहां पर नियरली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, सेंटेंस एडवर्ब है, या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस है? क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। रेयरली जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहां पर नियरली क्या है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, आई नियरली, तो फ्रेंड्स यहां पर एडवर्ब ऑफ डिग्री इज द राइट आंसर। यहां पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहां पर जो नियरली है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, डिबेकल, डेरिलिक्शन, डिटर्मिनेशन, डिटरेंट। क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो फ्रेंड्स फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, डेरिलिक्शन हो जाएगा, त्याग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डेरिलिक्शन मीन्स क्या हो जाएगा? त्याग। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, क्या होगा? क्रिमिनल, डेरिलिक्शन, ग्लैडिएटर, या फिर एडिक्ट? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो एडिक्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रोनाउंसिएशन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? प्रोनाउंशिएबल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? प्रोनाउंशिएबल। प्रोनाउंशिएबल की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, PRO प्रो, NOUN, ओके, CE प्रोनाउंस। आप सभी लोग प्रोनाउंस की स्पेलिंग जानते हैं, प्रोनाउंस PRONOUNCE, इसी में लगा देना ABLE, एबल, प्रोनाउंसेबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, PRONOUNCEABLE, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, प्रोनाउंस में एबल लगाना है, हो जाएगा प्रोनाउंसेबल। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ड्यूली की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? 22 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो फ्रेंड्स ड्यूली, DULY, ड्यूली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, दिस हाउस विल बी बिल्ट, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। दिस हाउस विल बी बिल्ट,
इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 23। इजी वन है, आप सभी लोग जानते हैं कि एज अ सब्जेक्ट वी आया है, वी। तो वी के साथ क्या लगेगा, शैल। जनरली जो होता है वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। वी शैल, बी शैल विल्ड, और विल्ट का फर्स्ट रूप क्या हो जाएगा, विल्ड। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बी शैल विल्ड दिस हाउस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24 को रिस्पॉन्स करिए। हाउ विल यू वॉच हिम, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हाउ विल यू वॉच हिम, ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 24 का राइट आंसर क्या होगा, हाउ विल यू वॉच हिम। ट्वेंटी फोर, रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 24। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। हाउ विल यू वॉच हिम, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हाउ विल ही बी वॉच्ड बाय यू, आप सभी जानते हैं कि विल आया है जो पैसिव वॉइस में विल भी रहेगा। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस है, पैसिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब रहेगी, मॉडल वर्ब। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ विल ही बी वॉच्ड बाय यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 25, शी वॉज सीन डैश द हाउस, क्या फिलअप करेंगे, इंटर, इंटर्ड, हैविंग इंटर्ड, इंटरिंग। शी वॉज सीन डैश, इंटर द हाउस, इंटर्ड द हाउस, हैविंग इंटर द हाउस या इंटरिंग हाउस। 25, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो शी वॉज सीन इंटरिंग, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहां पर इंटरिंग फिलअप किया जाएगा। इंटरिंग द हाउस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 26, यू डैश बेटर हिज परमिशन, यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा, कौन सी वर्ब आएगी, सीकिंग, सीक, टू सीक या टू हैव शॉट। 26 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा, यू डैश बेटर हिज परमिशन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहां पर सीक फिलअप किया जाएगा। यू जो है प्लूरल है तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीक आएगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 27, द वर्ड कामरेडरी मीन्स, कामरेडरी की मीनिंग क्या होगी, फीलिंग ऑफ इनमी, फीलिंग ऑफ एंगर, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप या फीलिंग ऑफ इनमिटी। क्वेश्चन नंबर 27 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा, द वर्ड कामरेडरी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो कामरेडरी मीन्स होता है सोशेबल, ऐसा पर्सन जो सोशेबल हो। फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, कामरेडरी मीन्स होता है फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
28, द सिनोनिम ऑफ बोनाफाइड। बोनाफाइड का सिनोनिम क्या होगा? ऑनरेबल होगा, जिनाइन होगा, वेल मेड होगा या फिर इमिनेंट होगा। 28 को रिस्पॉन्स करिए। सिनोनिम ऑफ बोनाफाइड। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जेन्युइन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्वेंटी नाइन, a situation that stops an activity from progressing। एक ऐसी सिचुएशन जो किसी भी एक्टिविटी को प्रोग्रेस करने से रोक देती है, क्या हो जाएगी? बाईपास, ब्रीच, बॉटलनेक या फिर ब्लॉक हेड। 29 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? कोई एक्टिविटी है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रोग्रेस होना बंद हो जाए। 29, बॉटलनेक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या कहलाएगी? बॉटलनेक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, a person who dishonestly pretends to be somebody else। A person who dishonestly pretends to be somebody else क्या कहलाएगा? इम्पेरियलिस्ट, इम्प्रेशनिस्ट, इम्प्लोरर, इम्पोस्टर। क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को प्रिटेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं, क्या बोलेंगे? कपटी। जो व्यक्ति अपने आप को प्रिटेंड करे, छल करे, इम्पोस्टर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इम्पोस्टर इज द राइट आंसर, कपटी। क्वेश्चन नंबर 31, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज हिप्पोलिटा अपीयर्स। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में हिप्पोलिटा कैरेक्टर अपीयर होती है? मीजर फॉर मीजर, द टेमिंग ऑफ द श्रू, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम या ऑप्शन डी एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 31 को रिस्पॉन्स के राइट आंसर क्या होगा? हिप्पोलिटा किस प्ले का कैरेक्टर है? रिस्पॉन्स करिए। मीजर फॉर मीजर का है, टेमिंग ऑफ द श्रू का है या फिर ऑप्शन सी आ मिडसमर नाइट ड्रीम या ऑप्शन डी एज यू लाइक इट। आप सभी लोग जानते हैं कि एज यू लाइक जो है, एज यू लाइक इट, ये पेस्टोरल रोमांस है। ओके, क्या है ये? पेस्टोरल रोमांस है। इसी प्ले में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की चर्चा हुई है। फ्रेंड्स, हिप्पोलिटा जो कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा, आ मिडसमर नाइट ड्रीम का कैरेक्टर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 32, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फाइन, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, दीज वर्ड्स अकर इन। ये वर्ड्स किस प्ले के हैं? हेमलेट के हैं, किंग लियर के हैं, एज यू लाइक इट के हैं या फिर 12th नाइट के हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। 32 का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट फ्रेंडशिप इज फाइनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, ये किस प्ले के वर्ड है? रिस्पॉन्स करिए। हेमलेट के हैं, किंग लियर के हैं, एज यू लाइक इट के हैं या फिर 12th नाइट के हैं? 32 की बात करें तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड हैं, ये जो फेमस जो लाइन है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फाइनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, ये एज यू लाइक इट की लाइन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक्ट 2 सीन 7 में ये लाइन अकर होती है
और इस लाइन को कौन बोलता है? एमीन्स बोलता है। एमीन का क्या है? सॉन्ग है। ओके, ध्यान रखना है। ओके, क्या है कि मोस्ट फ्रेंडशिप इज फाइनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फोली, इस लाइन को एमीन्स बोलता है। कहाँ पर बोलता है? एज यू लाइक इट। ऑप्शन सी राइट होगा। एमीन्स का ये सॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रेफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज? ये किसका स्टेटमेंट है कि शेक्सपियर की कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज? किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन, एडिसन, ड्राइडेन, पोप? किसका मानना है? किसने प्रेफर्ड किया कि शेक्सपियर की कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज? 33। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जॉनसन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है डॉक्टर जॉनसन का है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 34, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्टैटफोर्ड? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है TGT 2016 में पूछा गया है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्टैटफोर्ड? स्टैटफोर्ड में शेक्सपियर ने जो न्यू हाउस बाई किया था, परचेज किया था, उसका क्या नाम है? न्यू प्लेस, स्टैटफोर्ड हाउस, ग्रैंड पैलेस, हाई प्लेस? 34 को रिस्पॉन्स के राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, न्यू प्लेस इज़ द राइट आंसर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने की प्रबल चांस है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है TGT 2016 में पूछा गया है। ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, न्यू प्लेस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ ए प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? निम्न में से कौन सा टाइटल है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? हेनरी VI, हेनरी IV, हेनरी VIII, हेनरी VII? रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा टाइटल है या कौन सा प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? हेनरी VI को नहीं लिखा है, हेनरी IV को नहीं लिखा है, हेनरी VIII को नहीं लिखा है, या फिर हेनरी VII को नहीं लिखा है? रिस्पॉन्स करिए। आप सभी जानते हैं कि हेनरी VI को लिखा है, ये 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर का कौन सा वर्क है जो 3 पार्ट में डिवाइड है? तो हेनरी VI है, क्योंकि हेनरी VI पार्ट 1, हेनरी VI पार्ट 2, हेनरी VI पार्ट 3। ये जो है हेनरी IV, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, हेनरी IV पार्ट 1, पार्ट 2। हेनरी VIII, इसका सब टाइटल है ऑल इज ट्रू। क्या है? ऑल इज ट्रू। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसी प्ले के परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है 1613 में, 29 जून, ये भी ध्यान रखना, 29 जून 1613 में ग्लोब थिएटर में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। ध्यान रखिएगा, इसी प्ले के परफॉर्मेंस के दौरान हेनरी VIII, जिसका सब टाइटल है ऑल इज ट्रू। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये हेनरी VII जो है ये विलियम शेक्सपियर का वर्क नहीं है, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, (36) In which play of Shakespeare is there a tribute to
मार्लोज एट डेड शेफर्ड। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में ट्राइब्यूट किया गया है? मार्लो एज डेड शेफर्ड, ट्वेल्थ नाइट, मीजर फॉर मीजर, एज यू लाइक इट या फिर द टेम्पेस्ट। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो टेम्पेस्ट है, टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर के कैरियर का लास्ट वर्क है। ओके, इसी को कहा जाता है स्वान सॉन्ग। ध्यान रखिएगा, इस स्वान सॉन्ग कहा जाता है। ओके, इसी को मास कंसीडर किया जाता है, मास कंसीडर किया जाता है। बट यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी राइट होगा। इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज दियर आर ट्राइब्यूट टू मार्लो एट डेड शेफर्ड। राइट आंसर क्या होगा? एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक क्या है? पेस्टोरल रोमांस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 37 द आर्मर वेयर टू मैकबेथ। रिस्पॉन्स करिए। मैकबेथ में आर्मर वेयर क्या है? शिवार्ड है, रॉस है, एंगिश है, शीटन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? 37 द आर्मर वेयर टू मैकबेथ इज शीटन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 38 इंसोलेंट। एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंसोलेंट। इंसोलेंट का एंटोनिम क्या होगा? प्राउड होगा, हम्बल होगा, एरोगेंट होगा, अशेम्ड होगा। रिस्पॉन्स करिए। इंसोलेंट एंटोनिम देना है। इंसोलेंट मीन्स होता है प्यारे बच्चों घमंडी, तो इसका सिनोनिम प्राउड हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, अशेम्ड हो जाएगा। बट यहाँ पर एंटोनिम की बात की जा रही है तो हम्बल इज़ द राइट आंसर। ओके, इंसोलेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? हम्बल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट पेरिपिटिया मीन्स। एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है पेरिपिटिया, पेरिपिटिया की मीनिंग क्या होगी? रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, कन्वर्जन ऑफ ए कैरेक्टर, डाउन ऑफ नॉलेज, a flaw in the tragic hero। क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पेरिपेटिया मीन्स होता है रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 41 को रिस्पॉन्स के राइट आंसर क्या होगा? AC ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ लेक्चर्स। AC ब्रैडली ने जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी कब लिखी? 1904 में लिखी, 1904 में लिखी। कितने लेक्चर हैं? 23, 16, 12, 10। रिस्पॉन्स करिए। 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 10 लेक्चर हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर इन डेन। ये क्वेश्चन फ्रेंड वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विलियम शेक्सपियर के जो लेट प्लेज हैं उनका एंड होता है। ओके, रिस्पॉन्स करिए। हार्मनी, डिसहार्मनी, ट्रेजेडी, नन ऑफ दीज। कौन कौन से लेट प्लेज हैं भी ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। एक तो टेम्पेस्ट हो जाएगा, टेम्पेस्ट है। दूसरा क्या हो जाएगा? विंटर्स टेल।
विंटर्स टेल हो जाएगा। ओके, टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन प्लेस का जो अंत होता है हार्मनी में होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ये सभी क्या हैं? ड्रामेटिक रोमांसेज हैं। ओके, क्या हैं ये? ड्रामेटिक रोमांसेज हैं। ओके फ्रेंड्स, थर्ड प्ले एक है सिम्बलिन। सिम्बलिन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आप ये 3 प्लेज को ध्यान रखना। टेम्पेस्ट लास्ट फेज से बिलोंग करेगा, विंटर्स टेल लास्ट फेज से बिलोंग करेगा, सिम्बलिन लास्ट फेज से बिलोंग करेगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ था जब टीजीटी एग्ज़ाम 2021 में टीजीटी पीजीटी का हुआ था। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा जो है वर्क है विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज ऑफ करियर से बिलोंग नहीं करता है। तो फ्रेंड, टेम्पेस्ट बिलोंग करेगा, विंटर्स टेल बिलोंग करेगा, सिम्बलिन बिलोंग करेगा। ओके, और इन सभी प्लेज का जो अंत होता है हार्मनी में होता है, सुखांत होता है। ये सभी ड्रामेटिक रोमांसेज हैं। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे लियो टॉलस्टॉय एंड द फूल। लियो टॉलस्टॉय एंड द फूल का ऑथर कौन है? अल्डोस हक्सली, जॉर्ज ऑरवेल, वर्जीनिया वुल्फ, बेन जॉनसन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? लियो टॉलस्टॉय एंड द फूल का ऑथर कौन है? अल्डोस हक्सले हैं, जॉर्ज ऑरवेल हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, या फिर बेन जॉनसन हैं। 43 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल इज़ द राइट आंसर। जॉर्ज ऑरवेल को आप लोग एनिमल फार्म के लिए भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स अकर्स द फ्रेज द स्टिल साइड ऑफ म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो लाइन है, रिस्पॉन्स करिए। किस पोएम की लाइन है? द स्टिल साइड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, माइकल पोएम, सोलाइटी रीपर, टिंटरनबे। किस पोएम की लाइन है? रिस्पॉन्स करिए। 44। तो फ्रेंड्स, इमोर्टेलिटी ओड जो है 1807 में आता है। ये इर्रेगुलर ओड है। ओके, माइकल एक पेस्टोरल पोएम है। सोलाइटी रीपर लिरिकल बैलाड्स है जो 1807 में आती है। टिंटरनबे क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ओके, टिंटरनबे क्या है? मोनोलॉग है। फ्रेंड्स, ये लिरिकल बैलाड्स में आती है। ध्यान रखिएगा, 1798 में। ओके, ये लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोएम है। और फ्रेंड्स, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी टिंटरनबे पोएम की ये लाइन है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। टिंटरनबे पोएम कब आती है? ध्यान रखना, 13 जुलाई। लिरिकल बैलाड्स में आती है 1798 में। 45, लेट नेचर बी योर टीचर अकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किस पोएम में लाइन आती है लेट नेचर बी योर टीचर? द प्रल्यूड की लाइन है, सोलाइटी रीपर की लाइन है, ओड टू ड्यूटी की लाइन है, टेबल्स टर्न्ड की लाइन है। रिस्पॉन्स करिए। 45 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45,
द प्रेल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ये 1805 में कंप्लीट होता है। 1850 में इनकी मृत्यु के बाद ये पब्लिश होता है। ध्यान रखिएगा, द प्रेल्यूड को ही पोएम टू कॉलरीज कहा गया है। पोएम टू कॉलरीज। ओके, पूछा जा सकता है कि कौन सी पोएम है जो कॉलरीज को डेडिकेट है, तो प्रेल्यूड ही है। इसका जो टाइटल है प्रेल्यूड या सब टाइटल द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, मैरी हचिंसन जी के द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, लेट नेचर बी योर टीचर, ये जो लाइन है टेबल स्टंट की लाइन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, प्रेल्यूड में टोटल 14 बुक्स हैं। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। 46 वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, टीजीटी 2021 में पूछा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो वर्क है द बॉर्डर्स, ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? प्रोज ट्रेजेडी है, एपिक है, वर्स ट्रेजेडी है, ओड है? रिस्पॉन्स करिए। आप सभी लोग जानते हैं द बॉर्डर्स ओनली प्ले बाय वर्ड्सवर्थ, जो 1842 यानी 1842 में आता है। जब ये प्ले लिखा जाता है तो ध्यान रखिएगा, किंग हेनरी थर्ड का शासन होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने जब प्ले लिखा द बॉर्डर्स तो उस समय किसका शासन था, किसका राज्य था? तो ध्यान रखना, हेनरी एट नहीं बल्कि हेनरी थर्ड का शासन था। ओके, और जो प्ले है वर्स ट्रेजेडी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? आप हेनरी 8 और हेनरी थर्ड में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। हेनरी थर्ड के शासनकाल में ही द बॉर्डर्स कंपोज होता है, 1842। द साउंडिंग कैटरेक्ट हाउंटेड मी लाइक पैशन, दीज लाइन्स अकर इन द पोएम, ये लाइन किस पोएम में अकर होती है? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, टेबल स्टैंड, द रिवर डाउडेन या टिंटरनबे? रिस्पॉन्स करिए, किस पोएम की लाइन है? द साउंडिंग कैटरेक्ट हाउंटेड मी लाइक पैशन। इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये सभी इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। साउंडिंग कैटरेक्ट हाउंटेड मी लाइक पैशन, टिंटरनबे की लाइन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसका वजनी टाइटल है द लीच गैदरर। क्या है? द लीच गैदरर। ओके, ये जो पोएम है 1807 में अपीयर होती है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ओके, 48 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड नहीं है? ओड टू द बेस्ट बिन टर्जा रायमा में नहीं लिखा गया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस हेरोइक क्वाट्रेन में नहीं लिखी गई है। ये एडोनाइस स्पेंसरियन स्टेंजा में नहीं लिखी गई है, या फिर नन ऑफ दीज। 48 को रिस्पॉन्स करें, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो ओड टू द बेस्ट बिन टर्जा रायमा में लिखा गया, करेक्ट है। एडोनाइस स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया, ये भी करेक्ट है। स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन होती है? ध्यान रखिएगा, 9 लाइन्स होती हैं, 9 लाइन्स होती हैं। ओके, टर्जा रायमा में 3 लाइन्स। टर्जा रायमा को किसने वर्जिनेट किया? तो दांते अलीगेरी ने वर्जिनेट किया, दांते अलीगेरी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है हेरोइक क्वार्टर में नहीं लिखी गई, बल्कि यह पेट्रार्कन सॉनेट है। कैसी सॉनेट है? पेट्रार्कन सॉनेट है। पेट्रार्कन सॉनेट 2 भाग में डिवाइड होती है, ऑक्टेव एंड सस्टेड।
ओके, सस्टेड, ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, सस्टेड में 6 लाइन होती हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु गेव द टाइटल एजुकेशन ऑफ नेचर? एजुकेशन ऑफ नेचर का टाइटल किसने दिया? थॉमस न्यूटन ने दिया, प्रोफेसर पॉल ग्रेव ने दिया, एंड्रयू मार्वेल ने दिया, विलियम ब्लैक ने दिया। रिस्पॉन्स करिए। न्यू क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन ऑफ नेचर का टाइटल किसने दिया? थॉमस न्यूटन, प्रोफेसर पॉल ग्रेव, एंड्रयू मार्वेल, विलियम ब्लैक। 49 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो पॉल ग्रेव इज द राइट आंसर। प्रोफेसर पॉल ग्रेव ने एजुकेशन ऑफ नेचर का टाइटल दिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मैनी स्टेंजाज आर इन द पोएम सोलाइटी रीपर? सोलाइटी रीपर में कितने स्टेंजा हैं? 4 स्टेंजा हैं, 2 स्टेंजा हैं, 5 स्टेंजा हैं, 3 स्टेंजा हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। सोलाइटी रीपर जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की 1807 में अपीयर होती है, पोएम सी 2 वॉल्यूम में। उसमें कितने स्टेंजा हैं? 4, 2, 5, 3। रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड ध्यान रखना है, सोलाइटी रीपर में 4 स्टेंजा हैं, 8 लाइन्स के। तो फ्रेंड ध्यान रखना है 4 × 8 यानी ये 32 लाइन की पोएम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4 स्टेंजा हैं। ओके, ध्यान रखिए, 4 स्टेंजा हैं, 8 लाइन्स के। तो कितनी लाइन्स की पोएम है? 32 लाइन की पोएम है, 32 लाइन्स की पोएम है सोलाइटी रीपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस रिटेन इन। रिस्पॉन्स करिए। 1802, 1807, 1805, 1800। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस कब लिखा गया? आप तो सभी लोग जानते हैं, ये जो पोएम आई थी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में आई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ जी का पोएम का एक कलेक्शन आया था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ओके, कब आया था? 1807 में, 1807 में। तो फ्रेंड्स ये पोएम उसी कलेक्शन में आई थी। तो 1807 में तो पब्लिश हुई थी, बट यहाँ पर पूछा जा रहा है कंपोज कब की गई थी? रिस्पॉन्स करिए। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। 1807 में पब्लिश होती है, 1802 में कंपोज होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा, 1807 में पब्लिश होती है और 1802 में रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोएम कंपोज होती है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। व्हिच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ अर्नोल्ड हैज क्रिटिसाइज्ड लैकिंग इन पोएटिक ट्रूथ? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिस्पॉन्स करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ के किस वर्क को अर्नोल्ड जी ने क्रिटिसाइज किया है कहते हुए लैकिंग इन पोएटिक ट्रूथ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। किस पोएम को अर्नोल्ड जी ने लैकिंग इन पोएटिक ट्रूथ कहा है? एजुकेशन ऑफ नेचर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इमोर्टैलिटी वुड, या फिर ऑप्शन डी द थॉर्न? रिस्पॉन्स करिए। 52 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52, ध्यान रखिएगा। 52 की बात करें तो वर्ल्ड इज टू मच विद अस क्या है? ये सोनेट है। ओके, ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी की सोनेट है। और फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इमोर्टैलिटी वुड। ध्यान रखिएगा, इमोर्टैलिटी वुड को ही अर्नोल्ड जी ने लैकिंग इन पोएटिक ट्रूथ
क्रिटिसाइज किया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द रेनबो पब्लिश्ड इन 1807 पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ओके, रेनबो जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की 1807 में पब्लिश होती है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। किस कलेक्शन में? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश होती है 1807 में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर का पोएम 2 कलेक्शन कब आया, किस वर्ष में आया? ध्यान रखना 1807 में ये कलेक्शन आता है। बहुत सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ जी की इस कलेक्शन में पब्लिश होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये पोएम कब लिखी गई? 1805, 1802, 1804, 1805। रिस्पॉन्स करिए, ऑप्शन ए और डी सेम है। 53 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1807 में पोएम पब्लिश होती है, 1802 में पोएम क्या होती है? कंपोज की जाती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, रेनबो जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की 1807 में पब्लिश होती है, 1802 में कंपोज होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द पोएम टू द स्काईलार्क, ओके, टू द स्काईलार्क composed in 1825 एंड पब्लिश्ड इन। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की टू द स्काईलार्क, ध्यान रखना है टू ए स्काईलार्क पोएम नहीं। टू ए स्काईलार्क पोएम किसने लिखा? शेली ने लिखा। टू ए स्काईलार्क, टू ए स्काईलार्क पोएम किसने लिखा? ये शेली की है। बट यहाँ पर टू द स्काईलार्क किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। टू ए लगा होगा तो शेली की पोएम हो जाएगी, टू द स्काईलार्क लगा है तो ये वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है। वर्ड्सवर्थ जी ने इस पोएम को 1825 में कंपोज किया और ये पोएम जो है कब पब्लिश होती है? 1825, 1839, 1827, 1826। रिस्पॉन्स करिए, 1825, 1839, 1827, 1826। 54 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, ध्यान रखना है 1825 में पोएम कंपोज होती है, 1827 में पोएम में पब्लिश होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। टू द स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है, टू ए स्काईलार्क शेली की पोएम है। ओके, 55 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वर्ड्सवर्थ इज डेडिकेटेड टू रॉबर्ट सदी? कौन सी पोएम है जो रॉबर्ट सदी को डेडिकेट है? सोलाइटी रीपर, पेटरबेल, इमॉर्टलिटी वॉर, लीच गैदरर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? विलियम वर्ड्सवर्थ जी की कौन सी पोएम है जो रॉबर्ट सदी को डेडिकेट है? रिस्पॉन्स करिए, सोलाइटी रीपर, पेटरबेल, इमॉर्टलिटी वॉर, द लीच गैदरर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो फ्रेंड ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट सदी को पोएम जो डेडिकेट है उसका नाम है पीटरबेल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पीटरबेल जो पोएम है रॉबर्ट सदी को डेडिकेट है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, पीटरबेल जो पोएम है 1798 में लिखी जाती है, पब्लिश होती है 1819 में। ध्यान रखिएगा, 1798 में पीटर बेल पोएम कंपोज की जाती है, पब्लिश होती है 1819 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पीटर बेल पोएम 1798 में लिखी जाती है, 1819 में ये पब्लिश होती है। और ये पोएम जो है रॉबर्ट सदी को डेडिकेट है, समर्पित है। ओके, नेक्स्ट 56 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वर्ड्सवर्थ मैरी मूरमैन कॉल्ड?
विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम को मैरी मूरमैन ने कहा है हिज मोस्ट ब्रिलियंट नरेटिव पोएम? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ जी की किस पोएम को मैरी मूरमैन ने हिज मोस्ट ब्रिलियंट नरेटिव पोएम कहा है? पीटर बेल, रेनबो, ओड टू ड्यूटी, टिंटरनबे। रिस्पॉन्स करिए। 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 56 की बात करें तो पीटर बेल इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है, पीटर बेल जो पोएम है 1798 में कंपोज होती है, पब्लिश होती है 1819 में। ओके, ध्यान रखिएगा। रेनबो 1825 में कंपोज होती है और 1827 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट, व्हिच पोएम बिगिंस विथ ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड? कौन सी पोएम प्रारंभ होती है इस लाइन से? ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टेबल्स टर्न्ड, ओड टू ड्यूटी, पीटर बेल। रिस्पॉन्स करिए। कौन सी पोएम है जो ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड से स्टार्ट होती है? तो फ्रेंड्स इजी वन क्वेश्चन है, ओड टू ड्यूटी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ओड टू ड्यूटी जो पोएम है, ओड टू ड्यूटी, ओड टू ड्यूटी जो पोएम है ये 1805 में कंपोज होती है और 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश होती है। ओके, 58 द प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स केम इन। प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स कब आता है? 1798, 1800, 1802, 1805। तो फ्रेंड्स 1798 में लिरिकल बैलाड्स आते हैं, इसे फर्स्ट एडिशन है। सेकेंड एडिशन को प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, 1802 में थर्ड एडिशन आता है, 1805 में फोर्थ एडिशन आता है। लिरिकल बैलाड्स में टोटल 23 पोएम्स हैं, 4 पोएम्स बाय कॉलरिज, 19 पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर्स, दिस लाइन हैज टेकन फ्रॉम। ये लाइन किस पोएम की है? लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर्स, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टिंटरनबे, सोलाइटी रीपर, माई हार्ट लीव्स अप। रिस्पॉन्स करिए। 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सभी लोग जानते हैं। लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर्स, ये जो लाइन है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्या है? ये सॉनेट है। ओके, 14 लाइन्स पोएम को सॉनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, द प्रेल्यूड पब्लिश्ड इन। प्रेल्यूड कब पब्लिश हुआ? 1805, 1798, 1850, 1950। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं प्रेल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो 1805 में कंप्लीट होता है, 1850 में पब्लिश होता है। इसी पोएम का नाम है पोएम टू कॉलरिज, यानी प्रेल्यूड को पोएम टू कॉलरिज कहा गया है। और ये जो पोएम है कॉलरिज को डेडिकेट है। ओके,